कुछ वक्त पहले की बात है कि बबली नामी लड़की एक गांव में रहा करती थी अपने चाचा चाची के साथ। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। बबली के चाचा जी उसके साथ बहुत अच्छे थे, वो उससे बहुत प्यार करते थे, पर बबली की चाची उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी तरह से रहती नहीं थी। वो उसको बहुत गुस्सा करती, हर वक्त डांटती रहती थी। वो उससे कहती थी कि हमें इसको पालना पड़ रहा है, हमें इस पे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इसको घर के काम भी करने चाहिए। उन्होंने इसको नौकरानी की तरह रखा हुआ था। बबली बहुत छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करना सीख गई थी, जबकि चाची की बेटी पायल उनका कोई काम ना करती। घर के काम तो बहुत दूर की बात, वो अपने काम तक ना करती। वो स्कूल जाती, स्कूल से वापस आती, खाना खाती और सो जाती, और जब उठती तो बबली पे हुक्म चलाया करती। वो बबली के साथ भी अच्छी ना रहती। चाची बबली पे बहुत जुल्म किया करती थी, उसको बासी खाना देती, लेकिन जब चाचा होते तो उसको उसके साथ बिठाकर ताज़ा खाना दिया करती थी। चाचा के होते हुए बबली को कोई परेशानी ना होती, पर जब चाचा काम पर चले जाते तो बबली की शामत आई रहती थी। एक दिन चाचा जी बबली के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आते हैं, और साथ में अपनी बेटी पायल के लिए भी। वो आते ही कहते हैं, अरे बबली कहाँ हो बेटा, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत जोड़े लेकर आया हूँ। चाचा जी इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पायल के पहले से ही कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की जरूरत नहीं थी। इतने में बबली की चाची बाहर आ जाती है और कहती है, अरे आप इस मनहूस पे कितने पैसे खर्च करते हैं, मैंने मना भी किया था कि इसको किसी कपड़े की जरूरत नहीं है। मैंने पायल के पुराने कितने ही ढेरों कपड़े इसको दे रखे हैं, तो वो भी तो पहनती है ये। पायल की माँ, ये तुम क्या कह रही हो, मैं पायल के लिए भी तो इतने कपड़े लेकर आता हूँ, अगर बबली के लिए ले आया तो क्या हो गया। हाँ बोलो। नहीं चाचा जी, मुझे वाकई में कपड़े जरूरत नहीं है, और आप आइंदा मेरे लिए कुछ भी ना लाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना ही चाची को पसंद है कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए। बदतमीज, चाची से जुबान लड़ाती है। और ये कहकर चाची बबली के मुंह पे एक थप्पड़ दे मारती है। बबली बहुत रोती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्ची पे हाथ उठाती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आइंदा तुम्हें ना देखूं कि तुमने इस बच्ची पे हाथ उठाया। ये बिन माँ बाप की बच्ची है, और हमें चाहिए कि हम इसके माँ बाप बनकर रहें। चाचा जी के गुस्से के आगे चाची कभी कुछ नहीं बोल पाती, इसीलिए वो अपने गुस्से से कमरे में चली जाती है। अगले दिन बबली कपड़े धो रही होती है कि कुएं के पास उसकी चाची की एक साड़ी रखी होती है, और वो गलती से कुएं में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया, अब तो चाची मुझे छोड़ेंगी नहीं, ये तो साड़ी गिर गई है, अब मैं इसको कैसे निकालूं, कुआं तो इतना गहरा है, पता नहीं साड़ी कहाँ चली गई है। अब तो चाचा जी भी घर नहीं है, मुझे तो चाची से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूंगी। चाची बबली के पीछे खड़ी है, सब कुछ सुन लेती है और उससे कहती है, अच्छा तो तूने मेरी साड़ी गिरा दी, ये तूने क्या किया, बेकार लड़की, तूने मेरी नई और कीमती साड़ी गिरा दी है, अब क्या करेगी तू, क्या तू उसे वापस लेकर आ सकती है। मुझे वो साड़ी अभी के अभी चाहिए, अगर तू उसे वापस नहीं ला सकती तो जा, तू भी कुएं में चली जा। और चाची बबली को धक्का दे देती है और बबली कुएं में गिर जाती है। हाँ, अगर तुझे साड़ी मिल गई तो आवाज लगा देना, मैं रस्सी फेंक दूंगी, और अगर ना मिली तो इसी कुएं में घुट घुट कर मर जाना। ये कहकर चाची अंदर चली जाती है और बबली कुएं में गिर जाती है। कुएं के अंदर बबली नहीं जानती कि क्या होता है, पर वो जैसे ही नीचे गिरती है तो वो इतना खूबसूरत नज़ारा देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक खूबसूरत सा बाग है जिसमें वो बैठी हुई है। बबली हैरान रह जाती है और वो सोचती है, अरे ये मैं कहाँ आ गई, ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, ये मैं कहाँ आ गई, पर यहाँ पर तो चाची की साड़ी नहीं दिख रही। अब मैं चाची की साड़ी कैसे ढूंढूंगी, और अगर चाची की साड़ी ना मिले तो वो मुझे घर नहीं आने देंगी, अब मैं क्या करूँ। अब बबली थोड़ा सा आगे चलती है और देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। अरे आपको क्या हुआ दादी, क्या आप ठीक हैं, उठिए प्लीज उठिए। लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं उठती। बबली उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और उसकी बहुत खिदमत करती है, उसके साथ रहती है और उसके लिए सूप भी बनाती, उसका ख्याल भी रखती। और 2-3 दिन बाद जब वो बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है तो उससे कहती है, अरे बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे। दादी मैं यहाँ आई थी, मेरी चाची बहुत जालिम है, उनकी साड़ी गुम गई मेरे से, कुएं के अंदर आई तो देखा ये जगह है, पर यहाँ तो मुझे उनकी साड़ी नहीं मिली। अब अगर साड़ी ना मिली तो दादी वो मुझे घर नहीं घुसने देंगी, मैं क्या करूँ।
अरे मेरी बेटी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाती हूँ। क्या तुम उस जगह को देखना चाहोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं, मुझे आप लेकर जाएं। दादी बबली को लेकर दो नहर के किनारे ले जाती है। एक नदी सोने की होती है और दूसरी चांदी की। दादी उससे दो सवाल पूछती। बबली बेटा, तुम इन दोनों में से किस नदी को चूज करोगी? क्या तुम सोने की नदी को चूज करोगी या चांदी की? इन दोनों में से मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ। अगर तुम सोने की नदी को कबूल करोगी तो तुम्हें ढेर सारा इल्म मिल जाएगा, और अगर चांदी की नदी को तो तुम्हें ढेर सारे पैसे और हीरे मिलेंगे। ये तुम पर है कि तुम दोनों में से किस नदी को कबूल करती हो। दादी, मैं इन दोनों में से सोने की नदी को कबूल करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इल्म हो, ना कि मुझे पैसे की लालच है। इतना कहते ही दादी सोने की नदी की तरफ इशारा करती है और वहाँ से सोने का लहंगा निकलता है। बबली खुश हो जाती है। दादी उसको लहंगा पहनाती है और उससे कहती है, बबली मेरी बच्ची, तुमने लालच नहीं की, इसीलिए ये लो, ये लहंगा सोने का है और इसके साथ तुम घर जा सकती हो। इसके साथ तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के भी दे रही हूँ ताकि तुम अमीर हो जाओ। तुम लालची नहीं हो, इसीलिए ये तुम्हारा इनाम है। अब जाओ, घर चली जाओ। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो हमेशा चांदी की नदी को चूज करते हैं और वो कभी घर नहीं जा पाते, पर तुम लालची नहीं हो। अब बबली घर आ जाती है और घर पहुँचते ही वो बहुत खुश होती है। वो घर के अंदर आती है तो चाची देखती है कि उसने सोने का लहंगा पहन रखा है। चाची जल भून जाती है और उससे कहती है, अरे बबली, ये तो क्या चोरी कर कर लाई है? इतना पैसा, इतना सोना, ये क्या है सब? क्या तू हमें किसी जाल में फंसाना चाहती है? अरे नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं सब बताती हूँ कि मुझे सब कुछ कहाँ से मिला। अब बबली उसे हर चीज बताती है कि कैसे उस कुएं में जाकर वो बूढ़ी औरत से मिली और कैसे उसके पास ये सब आ गया। चाची के मन में लालच जाग जाता है और वो अपनी बेटी को उसी कुएं में फेंक देती है। जाओ और जाकर वो सब कुछ लेकर आओ जो बबली लेकर आई है। पर उसकी बेटी वापस नहीं आती क्योंकि उसने सोने की बजाय चांदी की नदी चूज की होती है और वो कभी वापस घर नहीं आ पाती। अब चाची अपनी गलती पर पछताती है और बबली के साथ हमेशा अच्छे से पेश आती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। जादुई आम। एक गांव में दो भाई अपने वालिदैन के साथ रहा करते थे। दोनों शादीशुदा थे। बड़े का नाम अली और छोटे का नाम आमिर था। दोनों अपने काम किया करते थे। अली बड़ा था मगर लालची था। हमेशा सोचता रहता कि कैसे ये सारा घर उसका हो सकता है और कैसे वो सारी ज़मीनों पर कब्जा कर सकता है। वो बाप के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मेरे नाम कर दें। आमिर छोटा है, ना समझ है, वो कुछ संभाल नहीं सकता। इस पर वालिद कहता है कि तुम बड़े हो मगर लालची हो। मेरे जीते जी तो मैं कुछ भी किसी के नाम नहीं करूँगा। मेरे मरने के बाद तुम जो मर्ज़ी करते रहना। अली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो बाप से कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, मरने के करीब भी हो और फिर भी सब कुछ अपने पास रखना चाहते हो, बूढ़े बेकार इंसान। और वहाँ से निकलकर अपनी बीवी के पास आ जाता है और कहता है कि ये बूढ़ा जब तक नहीं मरेगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसकी बीवी इससे कहती है कि ये बूढ़ा वैसे भी मरने ही वाला है, इसकी टांगें तो पहले ही कब्र में लटकी हुई हैं। तुम ऐसा करो कि नीला तोता नाम का एक जहर है वो ले आओ, मैं अब्बा को चाय में डाल कर दूँगी और फिर सब हमारा हो जाएगा। अली जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे नीला तोता चाहिए। दुकानदार पूछता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि इसकी बीवी को सांप ने काट लिया है, इसलिए चाहिए कि जहर को जहर ही काटता है। वो घर आकर बीवी को ये दे देता है। इतने में आमिर की बीवी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ खेत में, मुझे वहाँ आम का सौदा करना है, तुम दुआ करना कि सौदा अच्छा हो जाए। बीवी जवाबन कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी अब्बू को चाय बनाकर देनी है। वो बाहर आती है तो अली की बीवी से कहती है कि वो हटे तो अब्बू की चाय बना दे। इस पर अली की बीवी कहती है मैं चाय बना रही हूँ और मैं दे दूँगी। आमिर की बीवी को हैरानी होती है कि आज इनको क्या हुआ है कि अब्बा की चाय बना रही हैं, मगर वो वहाँ से चली जाती है।
अली की बीवी छुपकर चाय अब्बा के कमरे में रख देती है और उनको लगता है कि चाय आमिर की बीवी ने बनाई है। वो चाय लेकर खेत में आमिर के पास आ जाता है, जहां वो ग्राहक से बहस कर रहा होता है। ग्राहक कहता है कि आम ख़राब है, मगर जब आमिर इसको काटता है तो वो ठीक होता है। मगर जब ग्राहक काटता है तो वो हिस्सा काला निकलता है। आमिर बाप को कहता है कि ये आम जादुई लगता है, ये सच्चे बंदे से ठीक कटता है और बेईमान के साथ काटने पर ये ख़राब निकलता है। बाप कहता है कि आज पता नहीं चाय अजीब सी है, तुम्हारी बीवी ने पता नहीं कैसी चाय बनाई है, और देखते ही देखते गिर जाता है और पता चलता है कि इसको जहर देकर मारा गया है। बाप को दफनाने के बाद अली आमिर से कहता है कि तुम निकलो इस घर से, ये सब बाप ने मेरे नाम किया है और तुम्हारी बीवी यहाँ ही रहेगी क्योंकि इसने अब्बा को जहर दिया है। वो आमिर की बीवी से दिन रात काम करवाते और आमिर गली गली फिरता। एक दिन वो दुकानदार के पास जाता है तो इसको मालूम होता है कि अली से इसने जहर लेकर गया था और इससे झूठ कहा कि बीवी को सांप ने काटा है। सब गांव वाले आमिर के साथ होते हैं और कहते हैं कि अब हम सच सामने कैसे लाएंगे। तो आमिर कहता है कि इसके खेत में जादुई आम है जो सच्चे आदमी के काटने पर ठीक कटता है और झूठे आदमी के काटने से ख़राब हो जाता है। सबको इकट्ठा किया और आमिर की बीवी से कहा गया कि वो आम काटे। इसके काटने पर आम ठीक रहा और फिर अली से कहा कि वो ऐसा ही करे और फिर आम ख़राब कटा। सच सामने आ गया और गांव वालों की अली और इसकी बीवी को गांव से निकाल दिया और अब आमिर और इसकी बीवी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी घर में रहने लगे। कुछ वक्त पहले की बात है कि गांव में सोनिया नामी बच्ची अपने मामा और पापा के साथ रहा करती थी। उसके माँ बाप उसके साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। सोनिया भी छोटी थी, वो स्कूल जाया करती थी। सोनिया के पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन सोनिया की माँ उसके पापा को नाश्ता दे रही होती है और कहती है, सोनिया बेटा तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हारे पापा नाश्ता करके काम पर निकल जाएंगे, हमने आज फैक्ट्री में कुछ काम करवाने हैं। ठीक है माँ, मैं स्कूल चली जाऊंगी और वापसी पे घर भी आ जाऊंगी, आप और पापा फैक्ट्री चले जाएं। इतना कहकर सोनिया स्कूल के लिए निकल जाती है और उसके माँ बाप भी फैक्ट्री के लिए रास्ते में निकल जाते हैं। वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं और अपना अपना काम खत्म करके घर को निकलते हैं। सोनिया उतने में घर आ जाती है और घर आकर वो कुछ देर के लिए खाना खाती है और फिर कुछ देर के लिए सो जाती है। दूसरी तरफ सोनिया के माँ बाप घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। सोनिया के पापा ड्राइव कर रहे होते हैं कि सामने से एक ट्रक आ जाता है और वो उनकी गाड़ी को रौंद कर चला जाता है। सोनिया के माँ बाप वहीं पर मर जाते हैं। इतने में लोग जमा हो जाते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है, पर जब वो करीब आते हैं तो देखते हैं कि ये तो सोनिया के माता पिता हैं। क्योंकि वो इस शहर में बहुत फेमस होते हैं, इसीलिए लोग उन्हें पहचान जाते हैं और उनको सोनिया के घर ले आते हैं। एक औरत सोनिया के घर का दरवाजा बजाती है। सोनिया नींद से उठती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने अपने मरे हुए माँ बाप को पाती है। सोनिया ये देख के बहुत सदमे में चली जाती है और बहुत रोने लगती है। सोनिया के रिश्तेदार उसके माँ बाप को दफना आते हैं और सोनिया घर में अकेली रह जाती है। अब सोनिया यही सोचती रहती है परेशानी की हालत में कि वो क्या करेगी। उसके तो माँ बाप नहीं है, ना ही कोई बहन भाई था। अब वो इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी, वो अभी बहुत छोटी होती है। सोनिया यही सोच कर परेशान रहती है और वो खाना नहीं खाती। कितने दिन वो भूखी रहती है और इसी तरह वो बीमार पड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद वो अपने आप को बेहतर महसूस करवाती है और कहती है, मैं तो अब जाऊंगी, पापा की फैक्ट्री मैं संभालूंगी, मैं ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ पापा ने इस फैक्ट्री को चलाने में कितनी मेहनत की है, इसको खड़ा करने में पापा की पूरी जिंदगी लगी है। ये फैक्ट्री बहुत ही बड़ी है, मैं पापा के इस ख्वाब को पूरा करूंगी, मैं पापा के इस बिजनेस को आगे चलाऊंगी। सोनिया ये सब ठान लेती है और वो फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। फैक्ट्री पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो वर्कर्स काम कर रहे हैं, पर उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए कोई बड़ा होना चाहिए था जो उसको गाइड कर सके।
पर सोनिया सोचती है कि वो अब किसे कहे। तो उसके जहन में ख्याल आता है कि उसके एक अंकल हैं जो इस फैक्ट्री में पापा के साथ काम किया करते थे। सोनिया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, अंकल क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरे पापा की फैक्ट्री को चलाने में? मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि हम पापा का ख्वाब पूरा कर सकें। हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पापा की फैक्ट्री को चलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत छोटी हो और तुम अभी इतना सब कुछ नहीं कर पाती, तुम तो स्कूल भी जाती हो। सोनिया ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। उसको एक आसरा हो जाता है कि उसके अंकल उसके पापा का काम संभाल लेंगे और कुछ अरसे बाद जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपने पापा का बिजनेस खुद संभालेगी। क्योंकि अभी वो छोटी है और उसे कुछ समझ नहीं, तो उसके अंकल को ही ये काम चलाना होगा। कुछ वक्त बाद सोनिया बड़ी हो जाती है और वो ये सोचती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने अंकल को कहे कि पापा की फैक्ट्री उसके नाम कर दी जाए। सोनिया अपने अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल अब तो वक्त आ गया है, अब मेरे पापा की फैक्ट्री मेरे नाम कर दी जाए। मैं चाहती हूँ आप कोई और काम ढूंढ लें, मैं इस फैक्ट्री को खुद डील करूँगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो लड़की, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे बाप की फैक्ट्री को चलाया और उसको इतना खड़ा कर दिया और तुम अब कह रही हो कि मैं कोई और काम ढूंढ लो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फैक्ट्री में मेरा भी हिस्सा है। तुम्हारे पापा ने इस फैक्ट्री को आधा मेरे नाम कर रखा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानती और ना ही पापा ने मुझे कोई ऐसी बात कही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें सब झूठ लगता है तो मैं तुम्हें इसके कागजात दिखा देता हूँ। सोनिया के अंकल उसको झूठे कागजात दिखाते हैं पर सोनिया उन पे नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इसको वकील को दिखाऊंगी और मैं इसको अदालत तक लेकर जाऊंगी। कुछ दिनों बाद सोनिया अपने अंकल को फैक्ट्री बुलाती है और वहीं एक पुलिस वाले को भी बुला लेती है और वो कागजात उस पुलिस वाले को दिखाती है और उससे कहती है कि मुझे बताएं क्या ये कागजात ठीक हैं? क्या ये फैक्ट्री मेरे अंकल के नाम भी है? अरे नहीं बेटा, ये तो कागजात झूठे हैं, ये सरासर झूठ है। इस पे तो जुर्माना आयद होगा और इनको जेल में लेकर जाया जाएगा। सोनिया का अंकल बहुत घबरा जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उतने में उसको पुलिस वाला पकड़कर थाने में डाल देता है और उसको कैद रखता है। कुछ अरसे बाद सोनिया स्टैंड हो जाती है और अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चलाती है पर वहीं दूसरी तरफ उसके अंकल जेल से भाग जाते हैं। सोनिया को इस बात का इल्म नहीं होता। वो अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चला रही होती है क्योंकि वो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अंकल उससे बदला लेने के लिए जेल से भाग जाता है और वो उसकी फैक्ट्री में रातों रात आता है और आग लगाकर भाग जाता है और कहीं छुप जाता है ताकि वो पुलिस को भी ना मिल सके। सुबह होती है और सोनिया फैक्ट्री आती है और आते ही देखती है कि फैक्ट्री में सारी तरफ आग लगी है। सोनिया तो घबरा जाती है और वो बहुत परेशान होती है। उसके बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाती है और वो रोने लगती है। वो कुछ दिनों के लिए इसी तरह रहती है, परेशान, बेहाल और भूखी। उसके घर में अब कुछ भी नहीं होता। कमाने वाली वो खुद होती है और अब वो खाने के भी पैसे नहीं अरेंज कर पाती। सोनिया सोचती है कि अब तो सब खत्म हो चुका है और उसके जीने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना वो खिड़की से छलांग लगा दे। कि इतने में ही एक परी वहाँ आ जाती है। अरे लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपनी जान नहीं दे सकती। मैं समझती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। ये लो, मैं तुम्हें एक लहंगे वाला घर देती हूँ, इसमें जाओ और इसमें खूब ऐशो इशरत से रहो। सोनिया उस घर में जाती है तो देखती है वो घर लहंगे का होता है, अंदर भी लहंगे होते हैं। सोनिया को उस घर में हर तरह की आसाइश मिलती है, खाना पीना सोना हर चीज। वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। और उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है तो सोनिया वहाँ पर उस घर में बने हुए लहंगे बाजार में बेचने लगती है और बेचकर कुछ पैसे कमाने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लगती है और वो अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है।